हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है सीखो क्लासेज की मैथमेटिक्स क्लासेज में। और बच्चों, इससे पहले हम चैप्टर लिमिट पढ़ रहे थे। लिमिट में ही आगे की चीजें जैसे वन साइडेड लिमिट है या उसके बाद हमारा रिक्वायरमेंट आएगी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। हम जब पढ़ेंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट होगी, उसमें हमें जरूरत पड़ेगी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, वो पढ़ेंगे हम लोग। अभी तक बच्चों जितनी भी वीडियो हमने डाली है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ठीक से समझ में आई होंगी और आप लोगों ने प्रॉब्लम्स भी अपनी की होंगी। कोई भी समस्या अगर आपको आती है, जैसे मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, आप मुझे व्हाट्सएप पे अपनी मैसेज देके प्रॉब्लम पूछ सकते हो। मैंने यूट्यूब पे भी डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, वहां से भी आप मोबाइल नंबर पे आप अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हो। अल्टीमेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। सेकंड थिंग बच्चों, अगर मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, बेसिकली क्या है, अगर मैं सिर्फ बोर्ड की ही बात करता हूं तो बच्चों हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो एनसीईआरटी में लिखा है वही 4 लाइनें हम पढ़ रहे हैं। हम बेसिकली उस चैप्टर को बहुत कहना चाहिए, उसका जो मीनिंग है, जो उसका आउटपुट है, वो कैसे अप्लाई होगा, वो हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं। केवल इतना नहीं है कि एनसीईआरटी में हमें किसी चैप्टर में 30-40 प्रॉब्लम दी हुई है, 2-3 एक्सरसाइज में मिला के बस हमने 30-40 प्रॉब्लम कर ली और साहब हमारा पीछा छूटा, हमने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया। पर्पज वो नहीं है। पर्पज ये है, आप कोई भी टॉपिक हो, सपोज कीजिए आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ा था, अब आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या है बेसिकली ये तो पता होना चाहिए। किन परिस्थितियों में कोई भी फंक्शन इन्वर्सेबल होता वो आपको मालूम होना चाहिए। क्या उसका डोमेन और रेंज होता फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, और फिर हम इनवर्स फंक्शन का क्या डोमेन रेंज निकालते थे, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की है। और एक एक चीज मैंने आपको बताई है कि हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब निकालेंगे, किन परिस्थितियों में निकालेंगे। इवन अगर मैं एनसीईआरटी के लॉन्ग उसकी बात करता तो मैं समझता हूं मुश्किल से 20 या 25 मिनट में आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाती। लेकिन आपको पता होगा मैंने कम से कम 2 से 3 या 4 लेक्चर उसकी थ्योरी पे ही मैंने आपको पढ़ाए हैं। एक लेक्चर तो सिर्फ यही बताने में हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट में लगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या है और कैसे हम उसको निकालें। आप बच्चे समझते हैं आप लोग। तो अगर आपको इसमें जो भी अच्छी चीजें लग रही हैं, आप अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बता सकते हो। अधिक से अधिक आप कहें कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको शेयर करें, लाइक करें, और जितने अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें। क्योंकि बच्चों यही हम लोगों की स्ट्रेंथ है। आपके और हमारी चूंकि फेस टू फेस इस समय कोई मुलाकात नहीं हो पाती, तो उन परिस्थितियों में अगर आप तक कोई मैसेज देना है तो एक यही ऑनलाइन वीडियो का ही मैसेज आप तक है, जो एक माध्यम बना हुआ है इस समय। तो अगर कोई भी आपको इस मुद्दे पे कोई भी आप अपने दोस्तों को हेल्प कर सकते हैं, दोस्तों को बता सकते हैं, या किसी भी ढंग से आप किसी भी पर्सन की, किसी भी सिस्टम की हेल्प कर सकते हैं, तो आपको मेरे हिसाब से करनी चाहिए। क्लियर है बच्चों। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। ये बच्चों बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। आपको बच्चों एक चीज और बताऊं मैं, 2 चैप्टर ऐसे होते हैं हमारे, एक तो फंक्शन और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो 11th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना के बराबर, यानी कि 1% भी नहीं है। सीबीएसई में बात करूं मैं, यूपी बोर्ड या एससी में फिर भी है, बट अगर मैं बात आपसे करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर और एक चैप्टर आपका फंक्शन। अगर ये 2 चैप्टर हम ढंग से पढ़ लें तो 11th और 12th दोनों क्लासेज का मैथमेटिक्स 90% हमारा इन 2 चैप्टर से ही कंप्लीट हो जाता है। बहुत डेप्थ है बच्चों इन चैप्टर में। अगर इन 2 चैप्टर की बात करें, अगर आप कहें कि जी कितने दिन तक हम इन चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि लगभग 3 से 4 महीने एक चैप्टर हम, यानी कि टोटल 6 से 7 महीने तक हम इन दोनों चैप्टर को डेली न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू चीजें अगर हम पढ़ते हुए चलेंगे तो हम 3 यानी कि 6 से 8 महीने का समय इन 2 चैप्टर में ही लगा देंगे।
अब सवाल ये कि जी 8 महीने या 6 महीने 2 चैप्टर में फिर बाकी मैथमेटिक्स नहीं, फिर कुछ नहीं बचता। इनमें वो सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे कि फिर हो सकता है महीने भर में आप सारा का सारा मैथमेटिक्स कंप्लीट कर। तो बहुत डेप्थ है। इवन ऑनलाइन में इस समय हम इतने डेप्थ में नहीं जा सकते, लेकिन जितनी अधिक से अधिक हमारी कोशिश होगी हम वो सारी चीजें बताने के लिए आपको यहाँ पे शुरू करेंगे। तो देखिए बच्चों, अब जैसे मैंने आपसे कहा पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह पूरे मैथमेटिक्स में हर चैप्टर में कहीं ना कहीं को मिल जाएगा। तो अगर मिल जाएगा तो भाई एक बार उसको ढंग से हम पढ़ लें। चलिए क्या है, सबसे पहले पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन बच्चों 5 तरीके के होते हैं। पहले तो इसका मतलब समझो, पीस वाइज डिफाइन का मतलब, पीस का मतलब होता है टुकड़ा। आप जानते हैं टुकड़े में बोलते हैं कोई चीज, टुकड़े को हम पीस बोलते हैं ना, कि पीस में डिवाइड कर दिया, टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। इसका भी वही मतलब है, यानी कि जो फंक्शन टुकड़ों में बटे हुए हों, टुकड़ों में बटे हुए हों, दैट आर कॉल्ड मॉड फंक्शन। और टुकड़ों का बटा हुआ होने से मतलब समझ सकते हो, एक ढंग से ऐसा समझ लो कि जिस फंक्शन का ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल हम नहीं कंप्लीट कर सकते, दे आर कॉल्ड पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। यानी कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बनाने में हमें पेंसिल को लिफ्ट करना पड़ रहा है, बोलो, तो दैट आर कॉल्ड पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। क्लियर है जी? तो चलिए साहब आइए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे। हाँ अच्छा, ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन 5 तरीके के होते हैं। क्या क्या है? मॉड फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए नंबर। में भी आपने पढ़े हो, या आपके एनसीईआरटी में भी होते हैं और दूसरी जो आपकी रेफरेंस बुक्स हैं उनमें भी हैं, बट बहुत छोटा छोटा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं होते, बहुत ही लिमिटेशन में वहां पे आपको मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आता हूं मॉड फंक्शन पे। क्या होगा बच्चों? मॉड फंक्शन के बारे में देखिए, मॉड फंक्शन। क्लियर है बच्चों? तो क्या बोलेंगे हम? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर इज नोन एज मॉड फंक्शन। क्लियर? और उसको कैसे डिनोट करेंगे? ये एक कोई नंबर लिखा है, इसके दोनों तरफ 2 वर्टिकल रॉड लगा दी है, इसका नोटेशन। तो दिस इज कॉल्ड मॉड एक्स। मैंने क्या कहा? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर इज नोन एज मॉड फंक्शन। ठीक है बच्चों? तो हम कैसे डिनोट करते हैं? एक्स के दोनों तरफ हमने 2 वर्टिकल रॉड लगाई, देखिए, और ये क्या होगा, कैसे डिफाइन होगा मॉड एक्स? दिस इज एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0। यानी कि मॉड एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी? प्लस एक्स होगी अगर एक्स 0 से बड़ा है, माइनस एक्स होगी अगर एक्स 0 से छोटा है। ठीक है साहब? अब चलिए जरा देखिए, आपसे अगर पूछा जाए कि भाई 3.5 की मॉड में वैल्यू क्या होगी, तो हम आंसर बोलेंगे 3.5। अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूं कि -2.3 की वैल्यू क्या होगी मॉड में, तो मैं बोलूंगा +2.3। भाई जब हमने, या इवन सेम ही एग्जाम्पल ले लीजिए, -3.5 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू भी +3.5 ही होगी। तो क्या कंक्लूजन निकला जी? मीन्स यहाँ पे हम प्लस वैल्यू लें चाहे माइनस वैल्यू लें, आउटपुट दोनों का ही प्लस होगा। क्यों होगा? आप जस्ट सोचिए, अभी आपने डिफाइन करा मॉड एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, अगेन मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0। अब आपने एक्स क्या चूज किया, जरा बताइए मुझे। एक्स चूज किया आपने माइनस का, -3.5 रखिए दोनों तरफ, माइनस, और एक्स की जगह -3.5। तो भैया ये +3.5 होगा कि नहीं होगा? अरे एक तो पहले से माइनस है और एक माइनस आपने लिया यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा कि नहीं? तो बच्चों यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन निकला है कि जो मॉड एक्स है वो ऑलवेज 0 से बड़ा होगा, यानी कि मॉड फंक्शन जो है वो हमेशा कैसा होगा? 0 से बड़ा होगा, मॉड फंक्शन नेगेटिव नहीं होगा। एक कंक्लूजन तो यहाँ से ये निकला। सेकंड थिंग, मॉड एक्स को ही हम बच्चों प्लस माइनस एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। भाई अभी आपके सामने लिख के दिखाया कि नहीं मैंने? मॉड एक्स इक्वल टू प्लस एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0। तीसरा, मॉड एक्स को हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं, √x²।
क्लियर हो गई कि नहीं हो गई बात? बोलिए बच्चों। अब इसके बाद देखिए, मुझे मॉड फंक्शन का ग्राफ बनाना है। बच्चों ग्राफ कैसे आएगा देखेंगे, हम विचार करें। यस, देखिए हमारा जो फंक्शन है मॉड एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0। बच्चों मैं इसको बाई लिख सकता हूं क्या? आप जानते हो फंक्शन को हम एफ एक्स या बाई लिखते हैं कि नहीं लिखते? तो मैंने इसको बाई मान लिया। तो चलिए अब देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे। दो तरीके हैं बच्चों। यस, एक तो हमारा ये लिया मैंने y इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, और एक लिया है y इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0। तो हम टेबल बना ले। यहाँ टेबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अब जैसे ये है एक्स वाई, एक्स को 0 y 0, एक्स को 1 y 1, 2 2 3 3, भाई एक्स की सारी पॉजिटिव वैल्यू के लिए। तो हमारा ये ग्राफ ऐसे आएगा कि नहीं अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ही सेकंड के लिए टेबल बनाइए। एक्स वाई 0 0 और एक्स 1 वाई कितना होगा, सॉरी एक्स की वैल्यू हमने कितनी ली यहाँ पे, एक्स माइनस 1 लिया, वाई 1 माइनस 2 2 माइनस 3 3। अरे जब मैं एक्स माइनस 1 लूंगा और माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, तो वाई ऑलवेज प्लस होगा। तो अब इसको क्वाड्रेंट में आप अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए भाई। एक्स और वाई की वैल्यू रख के चले जाइए, तो इस ढंग से हमारा मॉड फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा। लेकिन बच्चों अब चूंकि आप छोटे नहीं बचे हो, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे हो तो इसलिए हमें ये टेबल बना के काम करना चाहिए। जो स्टैंडर्ड कर्व है उनके ग्राफ हम नॉर्मल भी बना सकते हैं। तो नॉर्मल कैसे साहब? अभी देखिए हमने यहाँ पे देखा y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स की लाइन आप जानते हो क्या? यस, आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी। y इक्वल टू एम एक्स लाइन पढ़ी है जो ओरिजिन से जाती है। m क्या होता है उसका? स्लोप होता है tan थीटा। यहाँ पर m क्या है भाई? m की वैल्यू 1 हुई या नहीं हुई? y इक्वल टू एक्स है तो इसका मतलब m 1 हुआ। m का मतलब tan थीटा। tan थीटा 1 कहाँ होगा? 45 डिग्री पे। इसका मतलब एक्स एक्सिस से 45 डिग्री और वाई एक्सिस से भी 45 डिग्री से बनाने वाली लाइन जाएगी कि नहीं जाएगी? तो ये लाइन कौन सी होगी? y इक्वल टू एक्स। ध्यान रहे y इक्वल टू एक्स कब है? जब x 0 या 0 से बड़ा है। तो बच्चों x 0 या 0 से बड़ा और जो लाइन है हमारी वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता, थर्ड में नेगेटिव होता कि नहीं? तो इसलिए आपको क्या करना है? थर्ड क्वाड्रेंट का ग्राफ मिटा दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारी जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और उसी के करस्पॉन्डिंगली y भी पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट का आएगा। सेकंड थिंग y इक्वल टू माइनस एक्स रखिए। y इक्वल टू माइनस एक्स, ये लाइन आएगी कि नहीं आएगी बच्चों? जल्दी बोलो, आएगी भाई। y इक्वल टू माइनस एक्स का मतलब स्लोप 1 से 35 डिग्री, tan थीटा माइनस 1, थीटा 135 डिग्री हुआ, तो 135 एक्स एक्सिस से एंगल हो गया। अब कब? जब x 0 से छोटा लेना है। तो आइए फोर्थ और सेकंड क्वाड्रेंट में है आपकी ये लाइन। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो x पॉजिटिव होता और मुझे लेना है x नेगेटिव। इसका मतलब मुझे सेकंड क्वाड्रेंट का ग्राफ लेना होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट का ग्राफ हटा दीजिए। तो अब जो आपके पास बचा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ, जल्दी बोलो बच्चों, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड एक्स। बोलो जल्दी से। तो मॉड एक्स का ग्राफ आप इस टाइप से बनाएंगे। अब बच्चों यहीं पे साथों साथ दो चीजें और मैं आपको पूछ लूं, डोमेन और रेंज। इसका डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी? आप जानते हो डोमेन रेंज का मतलब, यानी कि एक्स की वो सारी वैल्यू जिसके लिए आपका फंक्शन यानी कि बाई डिफाइन हो, दैट आर कॉल्ड डोमेन। मीन्स इनपुट जो होता है दैट आर कॉल्ड डोमेन। और एक्स की अलग अलग वैल्यू के करस्पॉन्डिंगली जो आपके फंक्शन यानी कि बाई की वैल्यू आएगी दैट आर कॉल्ड रेंज। ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की पहले लेक्चर में हमने ये सारी चीजें पढ़ी है। ठीक है कि नहीं? तो आइए चलिए यहाँ पे डोमेन क्या होगा बच्चों? इसका डोमेन होगा इसका रियल नंबर, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। भाई एक्स को जो भी मन हो वही वैल्यू दीजिए, हर वैल्यू के लिए बाई की कोई ना कोई वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक। अब आइए रेंज क्या होगी बच्चों इसकी?
बोलो जल्दी से, रेंज क्या होगी? अरे अभी हमने देखा यहां क्या देखा कि मॉड एक्स ऑलवेज 0 से बड़ा होता। भाई मैंने मॉड एक्स को ही तो y माना है, यानी कि x चाहे 0 से बड़ा दो चाहे 0 से छोटा दो, हर केस में मॉड x यानी कि आउटपुट पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू ऑलवेज 0 से बड़ी होगी कि नहीं होगी? तो हम क्या कह सकते हैं, डोमेन हो गया रियल नंबर और रेंज हो गई इसकी 0 से प्लस इनफिनिटी। बोलो बच्चों, तो इसको आप रीडिफाइन करना आपको आना चाहिए। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए, मोड के बारे में कुछ और हमें थोड़ा सा अगर फंक्शन को रिडिफाइन करना हो, जैसे हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की या और प्रॉब्लम्स करेंगे तो कई बार आपको सिर्फ ये दे दिया गया f(x) ये दिया गया है और अब आपसे पूछ लिया जाए लिमिट x टेंड्स टू 1 या लिमिट x टेंड्स टू 3/2 एटसेट्रा। तो हम क्या करते हैं, अब लिमिट मोड में ना करके अगर हम फंक्शन को रिडिफाइन कर ले तब हमारा काम इजी बन जाएगा। तो फंक्शन कैसे रिडिफाइन होता है बच्चों, देखिए ये जैसे f(x) इक्वल टू मॉड x माइनस 1, तो हम क्या करते हैं, ये मोड के अंदर की जो क्वांटिटी है इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। मोड के अंदर की जो क्वांटिटी है उसको क्या कर देते हैं, इक्वल टू 0। तो वहां 0 करके जो x की वैल्यू आएगी दैट आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पे क्या आया, x इक्वल टू 1 और इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल या टर्निंग या चेंज पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट, चारों में से कुछ भी नाम दे सकते हो, क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, चेंज पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट। ठीक, तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा अब हम क्या करेंगे, उसको रियल लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। पहले चलिए एक वाले को तो सिंपली देख लो, ये तो सिंपल एक मॉड है। तो एक मॉड में क्या हुआ, इसकी वैल्यू पॉजिटिव हुई कब, जब x माइनस 1 0 या 0 से बड़ा है। ये संख्या निगेटिव हुई जब x माइनस 1 0 से छोटा है, मीन्स x माइनस 1 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और ये 1 माइनस x व्हेन x लेस देन 1। तो इसको तो आप सिंपली ऐसे रिडिफाइन कर दोगे, यानी कि कहने का मतलब समझ गए, ऐसे हम इसमें ऑपरेशन ना करके अब इसमें अगर ऑपरेशन करेंगे तो हमारा काम इजी हो जाएगा। अब अगर एक से अधिक मान लीजिए 2 मोड में दिए हुए फंक्शन या 3 या 4, तो कैसे करेंगे? तो बच्चों हम इनको ये जो फैक्टर है इनको इक्वल टू 0 करके यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू हमारी आ गई 1 और 2। इस 1 और 2 को रियल लाइन पे प्लॉट करिए। पहले ऑब्वियस है बड़ा रूट आएगा, फिर छोटा आएगा, 2 और 1। 3 पार्ट में ये 2 क्रिटिकल पॉइंट इसको डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, पहला भाई ये 1 से छोटा, फिर 1 या 1 से बड़ा 2 तक, और फिर 2 या 2 से बड़ा। होगा कि नहीं होगा बच्चों? यस। अब पहला केस देखिए, मैंने ले लिया x लेस देन 1, दूसरा केस ले लिया 1 और 1 से बड़ा और 2 से छोटा, तीसरा केस 2 से बड़ा। अब चाहिए, अब x की वैल्यू 1 से छोटी कोई अपने मन में एज्यूम करिए, कोई भी 0। अब बच्चों 0 यहां रखिए। अब इनके साइन कन्वेंशन देख रहे हैं मुझे, जब 0 मैं यहां रखूंगा तो 0 माइनस 1। और बच्चों जब ये साइन कन्वेंशन चेक करेंगे, इस मोड को उंगली से बंद कर लो, मोड का साइन हटा दो, मतलब ये मान लो कि इस पर मोड है ही नहीं। तो अब जब मैं इस पर 0 रखूंगा तो 0 माइनस 1 यानी कि -1 आया। तो -1 का मतलब यानी कि निगेटिव, मीन्स 0 से छोटा आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर x 1 से छोटा है तो उस केस में मॉड x माइनस 1 की वैल्यू निगेटिव लेंगे, 0 से छोटी लेंगे। सेम इसी पॉइंट पर 1 से छोटे में ये क्या वैल्यू देगा, भाई 0 लिया था 1 से छोटा में, 0 माइनस टू दिया, तो -2 फिर मॉड हटाया था तो निगेटिव दिया, यहाँ पे भी निगेटिव लगा दिया। अब ये सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई करके आया -2x + 3। ये f(x) की वैल्यू कब आई बच्चों, जब x 1 से छोटा है, जब x 1 से छोटा है। ठीक, अब आइए इधर, अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच होती है, कोई पॉइंट एज्यूम करिए, सपोज 1.5 बच्चों जब मैं यहां रखूंगा 1.5 माइनस 1 प्लस के 0.5, तो ये प्लस आ गया। 1.5 यहां रखूंगा तो 1.5 माइनस 2, तो माइनस के 0.5, इसलिए मैंने ये निगेटिव ले लिया इसकी वैल्यू। तो फाइनली सिंप्लीफाई करके आया 1। अगर x 1 से 2 है तो इसकी वैल्यू आई 1। अब देखिए नेक्स्ट, अगर x 2 से बड़ा है, कोई एज्यूम कर लीजिए 3 ले लो। 3 जब यहां रखूंगा 3 माइनस 1 2 पॉजिटिव, 3 माइनस 2 1 यानी कि पॉजिटिव। तो 2 से बड़े में दोनों वैल्यू पॉजिटिव आई या नहीं आई, तो यहाँ पे इस केस में 2x माइनस 3 आया। तो फाइनली बच्चों ये जो मेरा फंक्शन था जिसकी बात मैं कर रहा था,
हमने इसको कैसे कर लिया, रीडिफाइन कर लिया, नॉर्मल लीनियर फंक्शन के फॉर्म में आ गया, ये मॉड हटा दिया, तो क्या बचा, एफ एक्स माइनस 2x प्लस 3, अगर x 0 से सॉरी 1 से छोटा है, 1 से छोटा है यानी कि माइनस इंफिनिटी तक है, क्लियर। अब 1 कब, जब x 1 या 1 से बड़ा 2 से छोटा है, और इधर 2x माइनस 3 जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो x की वैल्यू 2 से बड़ी या इंफिनिटी से छोटी, एक ही बात हुई ना भाई, 2 से बड़ी, 2 या 2 से बड़ी का मीन्स इंफिनिटी तक, इंफिनिटी से छोटी। इस ढंग से ये फंक्शन हमारा किसमें कन्वर्जन हो गया, इसमें हो गया। और बच्चों इसको जैसे भी आप यूज करना चाहो वैसे कर सकते हो। अब हमारा ये सिंपल बहुत इजी प्रॉब्लम बन चुकी है। तो कितने बड़े बड़े मॉड फंक्शन हो, हम इस ढंग से उनको रिडिफाइन कर सकते हैं। करिए मॉड। चलिए बच्चों देखिए, नेक्स्ट सेकंड है आपका सिग्नम फंक्शन। क्या है बच्चों सेकंड नंबर, सिग्नम फंक्शन। कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों सिग्नम फंक्शन को, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं SGN ब्रैकेट में x, सिग्नम फंक्शन। ये क्या होता है बच्चों, x ओवर मॉड x या मॉड x ओवर x। मैंने दोनों लिख दिए, पता चला मैं एक लिखता और कोई दूसरी बुक में कोई बच्चा की दिए तो ये होता, तो चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, बात बराबर है। क्लियर है जी। कब, जब x 0 के इक्वल नहीं है, और सिग्नम x कब होगा, 0, जब x 0 है तो इसकी वैल्यू 0। तो चलिए बच्चों, फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने मॉड फंक्शन रिडिफाइन करना सिखाया था, रिडिफाइन करिए। मैंने इसको ही कर लिया, x ओवर मॉड x को माइनस x व्हेन x नेगेटिव, x लेस देन 0, फिर x ओवर मॉड x को प्लस x व्हेन x ग्रेटर देन 0, और ये तो गिवन था यहाँ पे। अब ये x कैंसिल होके क्या बचा, ये -1 व्हेन x लेस देन 0, ये -1 हुआ, और सेकंड थर्ड वाला मैंने बीच में लिख दिया x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0, फिर ये x ग्रेटर देन 0 पे x कैंसिल हुआ 1। तो ये हमारा सिग्नम x फंक्शन क्या हो गया बच्चों, फाइनली -1 व्हेन x लेस देन 0, 0 व्हेन x इक्वल टू 0 एंड 1 व्हेन x ग्रेटर देन 0। बच्चों बात क्लियर हुई या नहीं हुई, यानी कि सिग्नम x फंक्शन हमारा ये है। चलिए अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है। देखिए y इक्वल टू माइनस एक्स, तो बच्चों y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1 ये लाइन होगी कि नहीं होगी, पैरेलल टू x एक्सिस। बोलो बच्चों, ये लाइन होगी पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल टू -1, यानी कि ओरिजिन से नीचे की तरफ 1 यूनिट आएगी, ये लाइन हो गई। अब सवाल ये कि क्या पूरा ग्राफ होगा, ये डिसाइड करेंगे कैसे। कब है y इक्वल टू -1, जब x 0 से छोटा है। तो बच्चों x 0 से छोटे का मतलब समझ रहे हैं, जो ग्राफ है मेरा इस समय थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब x निगेटिव कहाँ होता, थर्ड में होता, फोर्थ में नहीं, फोर्थ में तो x पॉजिटिव होता। तो मेरी कंडीशन क्या है कि x 0 से छोटा होना चाहिए, तो भैया 0 से छोटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट के ग्राफ को हटा दीजिए। और क्योंकि इसमें 0 भी इंक्लूड नहीं करना है, x लेस देन 0 है, तो इसलिए 0 पर भी आप ओपन सर्किल ऐसे बनाएंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं। ओपन सर्किल का मतलब है 0 को इंक्लूड नहीं किया। नेक्स्ट y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0, तो बच्चों x इक्वल टू 0 कहाँ होता आप जानते हो कि नहीं जानते हो, भाई ओरिजिन पे तो होगा x इक्वल टू 0, तो वहां पे y क्या है, वो भी 0 है, तो इसलिए दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। तीसरा y इक्वल टू 1, चलिए y इक्वल टू 1 की लाइन बनाइए पहले, ये हो गई। ये जो y इक्वल टू 1 लाइन आई है, ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आई है, बोलिए। अब देखिए कब है y इक्वल टू 1, जब x 0 से बड़ा। तो बच्चों x 0 से बड़ा तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, सेकंड में तो नहीं होगा। तो नहीं होगा, जहां नहीं होगा उसके ग्राफ को हटा दीजिए। क्यों हटाया जी हमने, क्योंकि भैया जब हम x निगेटिव ले ही नहीं रहे, तो इसलिए फिर यहाँ सेकंड में ग्राफ आएगा कैसे। मैं तो सिर्फ x भी 0 से बड़ा ले रहा हूं और y इक्वल टू बना रहा उसके करस्पॉन्डिंगली, और y भी यहाँ भी x की वैल्यू 0 से बड़ी ले रहा हूं चूंकि, तो यहाँ पर भी ओपन सर्किल बना दीजिए। तो कुल मिला के ये जो आपका बच्चों ग्राफ आया है, दैट आर कॉल्ड सिग्नम x। क्या आया है ये, सिग्नम x, सिग्नम फंक्शन का ये ग्राफ। चलिए यहां फिर मैं आपसे जरूर पूछूंगा, क्या इसका डोमेन और रेंज क्या होगी, बोलो बच्चों।
अगेन डोमेन मीन्स एक्स की किस वैल्यू के लिए आपका फंक्शन डिफाइन होगा, तो भाई डोमेन तो इसका रियल नंबर ही होगा। क्यों होगा जी, देखना जरा, एक्स 0 से छोटा है तो भी फंक्शन डिफाइन है, एक्स 0 है तो भी फंक्शन डिफाइन है, एक्स 0 से बड़ा है तो भी फंक्शन डिफाइन है। तो इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी सारी वैल्यू आगे की नहीं आगे डोमेन में। बोलो अब रेंज, रेंज का मतलब समझ रहे हो, वाई की वैल्यू, एक्स की कोई भी वैल्यू दो 0 से छोटी, वाई आपको -1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भैया रेंज इसकी हो गई -1 0 एंड 1 करली ब्रैकेट। यानी कि एक्स को जो भी वैल्यू देते जाओगे तीन ही वैल्यू मिलेगी, -1 मिलेगी, 0 मिलेगी और 1 मिलेगी। एक्स 0 से छोटा दोगे तो -1 आएगी, एक्स 0 दोगे तो 0 आएगी, और एक्स 0 से बड़ी दोगे तो वाई की वैल्यू ऑलवेज 1 है। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो इसका ये डोमेन और रेंज हो गया। इसको नोट करिए बच्चों जल्दी से। चलिए बच्चों नेक्स्ट 3 नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बच्चों हम किस चीज से डिनोट करते हैं? देखिए इधर ये कैपिटल ब्रैकेट से दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट जिसको हम बोल देते हैं। और ये क्या बच्चों क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ए इंटीजर विच इज लेस देन इक्वल टू इटसेल्फ। ये एक ऐसा इंटीजर है जो कि लेस देन इक्वल टू इटसेल्फ, यानी कि अपने बराबर जो भी एक्स की वैल्यू दे रहे हो वो या उससे छोटा जो भी वैल्यू आएगी दैट आर कॉल्ड इंटीजर। जैसे अब इसको समझो, मैंने यहां वैल्यू दी इसकी 2.5, ध्यान से सुनना, तो क्या आंसर आएगा 2। मैंने यहां पे दी वैल्यू 2, क्या आंसर आएगा 2। मैंने यहां वैल्यू दी 2.9, बोलो बच्चों आंसर क्या आया 2। क्यों आया साहब तीनों केसेस में? जरा देखना। अब x इक्वल टू 2.5 लीजिए, यहां पे आइए, तो 2.5 लेस देन इक्वल टू 2.5, ठीक है साहब। व्हाट इज दिस? इसको क्या बोला हमने? हमने कहा कि साहब ये एक इंटीजर है। तो भैया इंटीजर लगा लिख के और लेस देन 2.5, तो अब इस i की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी? क्या 2 नहीं होगी? अगर मैं कहूं इंटीजर लेस देन इक्वल टू 2.5, तो साहब इंटीजर की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी? तो हम क्या कहेंगे, यानी कि मैक्सिमम 2 होगा, 2 से बड़ा इंटीजर इस केस में नहीं हो सकता। अब यहीं पे मैंने x को वैल्यू दी 2.9, तो चलिए 2.9 लेस देन इक्वल टू दिस, अगेन फिर i लेस देन 2.9, तो क्या कंक्लूजन निकला जी? इसका मतलब निकला कि i की जो वैल्यू है वो इंटीजर है, चूंकि ये तो इंटीजर है और मुझे लेना है लेस देन इक्वल टू 2.9, तो इसका मतलब i की मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी कि नहीं होगी? अब अगेन तीसरी वैल्यू लीजिए x इक्वल टू 2, तो मैंने क्या लिखा ध्यान से देखिए, बोलो बच्चों। अब चूंकि ये तो इंटीजर है दिस, भैया अब तो सीधा सीधा i ग्रेटेस्ट 2 होगा, क्योंकि यहाँ i ऑलरेडी, सॉरी ये जो संख्या है इधर राइट हैंड साइड में ये ऑलरेडी इंटीजर। बात क्लियर समझ में आ रही कुछ या नहीं आ रही? और देखिए 3.5, 3 होगी कि नहीं होगी? भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.5 में क्या होगा अधिक से अधिक? 3 ही हो सकता, क्योंकि 3.5 से बड़ी फिगर तो मुझे लेनी नहीं। अब 3.5 से बड़ी फिगर अगर नहीं लेनी है तो फिर मैं क्या कहूंगा कि ठीक है साहब अधिक से अधिक इंटीजर सबसे बड़ा 3 हो सकता है इस फिगर में। नेक्स्ट मैंने ली यहाँ पे 4.2, तो क्या वैल्यू होगी जी? 4 होगी। मैंने वैल्यू ली 5, तो क्या वैल्यू होगी साहब? 5 होगी, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी इंटीजर है। और आइए मैंने वैल्यू ली वहां माइनस या पहले 0.75 ली, तो भैया इंटीजर 0 होगा कि नहीं होगा इस केस में? बोलो। अरे 0.75, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर इससे बड़ा 0.75 से बड़ी फिगर तो लेंगे नहीं, तो फिर इंटीजर क्या हुई? 0 ही तो हुआ। -0.23, -1 नहीं होगा। अरे जब निगेटिव में जाएंगे तो इससे बड़ा इंटीजर क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 ही तो होगा। अगर -1 लू मैं,
अगेन -1 लू अगर तो -2 अगर लू तो अगेन -2। भाई यहां देखिए जैसे -1.2 लिया मैंने, ध्यान से देखना, अब ये इंटीजर हो गया तो यहाँ आई की मैक्सिमम वैल्यू -2 होगी कि नहीं होगी? क्यों? अरे मैंने क्या कहा, ये इंटीजर है और लेस देन इक्वल टू -1.2 से छोटा, क्योंकि -1.2 तो इंटीजर वैल्यू है नहीं, तो भैया -1.2 से छोटा तो -2 ही आएगा ना अगर इंटीजर वैल्यू लेंगे। मैं समझता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं इसको हटा रहा हूं, अब आप देखिए जल्दी से। यस, अब आप देखिए बच्चों, इसका ग्राफ बनाना मुझे। अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी 1 से छोटी तो ग्रेटेस्ट x 0 होगा कि नहीं होगा? अगर x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी 2 से छोटी तो ये 1 होगा कि नहीं होगा? बोलो जी। अगर ये 2 या 2 से बड़ा और 3 से छोटा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा कि नहीं? 3 होगा कि नहीं? 4 होगा कि नहीं? अब नेगेटिव में आइए, x लेस देन 0 -1 -1 -2 -3, हाँ या ना बच्चों? ऐसे और ले लो। -4, ठीक। अब बच्चों देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम। यस, आइए, ये दो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए, ओरिजिन, ये इंटीजर पॉइंट प्लॉट कर दीजिए। ठीक है साहब, ऐसे ही बाई एक्सिस पे चले जाओ। ऐसे ही नेगेटिव बाई एक्सिस पे जाओ। सवाल ये कि हम 4 तक ही क्यों जा रहे हैं? 4 तक नहीं, आप तो 40 तक जाइए, 4000 तक जाइए, अनलिमिटेड जाइए। लेकिन अब क्या, केवल एक ग्राफ है जो हम इसको बनाते रहेंगे? तो एक बस राउंड फिगर ले लेते हैं हम कि 3-4 इंटीजर वैल्यू तक कैसी फिगर आएगी। क्लियर है? चलिए बच्चों देखिए। यस, सबसे पहले x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी। देखिए यहाँ x में 0 इंक्लूड है और 1 इंक्लूड नहीं है। y इक्वल टू 0, यानी कि y की वैल्यू 0 है। तो x मैंने क्या लिया था, 0 या 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो बच्चों ये देखिए, यस, मैं इसको दूसरे कलर से बना दे रहा हूं। भाई बाई जीरो का मतलब एक्स एक्सिस पे तो बाई 0 होगा, और x कितना लिया है, 0 या 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो चूंकि 1 इंक्लूड नहीं करा इसलिए मैंने 1 पे ओपन सर्किल बनाया। नेक्स्ट, x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी और 2 से छोटी। 1 इंक्लूड करनी, 2 इंक्लूड नहीं करनी। y इक्वल टू कितना है, 1। तो y 1 के सामने आइए। अब x की वैल्यू 2 से या 2 से बड़ी, 3 से छोटी। y कितना है, 2। y 2 के सामने आइए और 2 से 3x में जाओ। दिस, फिर इस ढंग से आपका ये ग्राफ है। अब निगेटिव में आइए, x की वैल्यू -1 या उससे बड़ी और 0 से छोटी। 0 नहीं लेना। y इक्वल टू -1, ये आएगा। देखिए बच्चों इधर, इसको ओपन बनाएंगे, ठीक है कि नहीं? -2 से -1 में x की वैल्यू y -2। ये बच्चों से भाई, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या का ग्राफ है ये? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका डोमेन और रेंज बताइए। ये तो नेसेसरी है, इसके बिना तो कुछ भी नहीं होना मैथमेटिक्स में। अरे
यानी कि इनपुट की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है, जब हमें वही नहीं पता होगा तो हम क्या किस फंक्शन की बात करेंगे। अब इनपुट के करस्पॉन्डिंगली आउटपुट की क्या वैल्यू आ रही, जब हमें यही नहीं पता तो हम फिर क्या बात करेंगे। चलिए सिंपली आप यहां देख रहे हो एक्स की हर वैल्यू के लिए आपका फंक्शन डिफाइन है, तो डोमेन हो गया इसका रियल नंबर, जो भी मन हो एक्स को वो वैल्यू दीजिए। और बच्चों रेंज क्या आएगी इसकी, एक्स को जो भी वैल्यू आप दे रहे हो, बार बार पाई की वैल्यू इंटीजर फॉर्म में आ रही है, नहीं नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सारे इंटीजर आ रहे हैं, तो रेंज क्या हो गई बच्चों इसकी जेड यानी कि इंटीजर। बात कुछ समझ में आई या नहीं आई। इस ढंग से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बना लेंगे, नोट करिए। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट है आपका 4 नंबर लीस्ट इंटीजर फंक्शन। बोलो बच्चों क्या है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बच्चों जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में देखा था, लीस्ट इंटीजर फंक्शन को हम स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट से। और ये क्या होता है बच्चों, दिस इज ए इंटीजर विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू इटसेल्फ। भाई लीस्ट का मतलब ग्रेटर देन आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ जैसे 1.2 इसकी वैल्यू 2 आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या आ रही थी, इसकी वैल्यू 1 आ रही थी। क्यों, अब यहीं पे देखिए आपने x को 1.2 लिया, दोनों तरफ 1.2 लीजिए, अब ये इंटीजर हो गया 1.2। तो जरा मुझे बताएंगे आप यहाँ पे लीस्ट इंटीजर क्या होगा, आई की वैल्यू लीस्ट जो 1.2 से बड़ी हो। आई मीन्स आई तो इंटीजर हो गया। अब हमारे पास एक फिगर है ग्रेटर देन 1.2, कोई फिगर 1.2 से बड़ी है, तो भैया लीस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा कि नहीं होगा। यस। अब यहीं पे अगर मैं बोल लू 3.5 तो वैल्यू कितनी होगी इसकी 4। 2.9 वैल्यू कितनी होगी बच्चों 3। अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो 2, 5 की बात करूं 5, अब 0.75 की बात करूं तो यहाँ 0 नहीं आएगा, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो 0 आएगा, लेकिन यहाँ 1 आएगा। क्यों, अरे 0.75 ग्रेटर देन 0.75 और ये है इंटीजर, तो इंटीजर ग्रेटर देन 0.75, तो आई की वैल्यू इससे बड़ी 1 होगी कि नहीं होगी। यस। अब निगेटिव में आइए, -0.2 क्या वैल्यू होगी 0, -1 होगी, -1.2 अगेन -1 होगी, -1.9 -1 होगी, -2.1 कितनी होगी बच्चों -2 होगी। हाँ या ना, जल्दी से बोल दीजिए। और इसी ढंग से हम इनकी वैल्यू को निकालते चले जाएंगे। तो चलिए मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं कि किस ढंग से हम इसको लिखेंगे। चलिए बच्चों देखिए, मैं इसको लीस्ट इंटीजर फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रहा हूं कि कैसे हमें इसका ग्राफ बनाना है। y इक्वल टू लीस्ट इंटीजर, देखिए अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी और 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी तो लीस्ट इंटीजर 1 होगा। ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 होगा। 2 से बड़ा 3 या 3 से छोटा 3 से बड़ा 4 या 4 से छोटा 4। अब निगेटिव में आइए, अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी और 0 या 0 से छोटी तो 0 आएगी वैल्यू। अगर x की वैल्यू -2 से बड़ी और -1 या उससे छोटी तो -1 आएगी। -3 से बड़ी या -2 या उससे छोटी तो -2, वैसे -4 से बड़ी पे -3 आएगा। बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों। जबकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में उल्टा था, वहां पे इक्वलिटी हम यहाँ पे लगा रहे थे, यहाँ पे इक्वलिटी लगाएंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आया था। तो चलिए बच्चों कैसे ग्राफ आएगा अब इसका देखते हैं हम। पहला देखिए x की वैल्यू 0 से 1 के बीच, y इक्वल टू कितना है 1, 0 से 1 के बीच y कितना है 1। देख लो जल्दी से, देखो बच्चों आया कि नहीं आया, बल्कि आप दूसरे कलर से देखिए इसको दिस। और ध्यान रखना 1 इंक्लूड है, 0 इंक्लूड नहीं है, तो 0 पे ओपन सर्किल बनाएंगे। नेक्स्ट x की वैल्यू 1 से 2 के बीच अगर है तो y इक्वल टू कितना है 2 है, तो ये सीन आएगा, सॉरी, और
और ये 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब 2 से 3 के बीच y इक्वल टू 3, 2 से 3 y इक्वल टू 3, दिस 3 से 4 अगर x है तो y इक्वल टू 4, तो दिस ये ऐसे आएगा। अब नेक्स्ट -1 और 0 के बीच, -1 से बड़ा 0 है, 0 से छोटा, वैल्यू कितनी है 0, तो बच्चों ये आएगी दिस, और इसमें 0 इंक्लूड है, -1 इंक्लूड नहीं है। ठीक। अब -2 से -1 के बीच वैल्यू कितनी है -1, अगेन -2 इंक्लूड नहीं है। फिर -3 से -2 में वैल्यू कितनी है -2, -4 से -3 में कितनी है, x की वैल्यू -4 से -3 अगर मैं लेता हूं तो कितनी है -3। इस ढंग से बच्चों ये ग्रेटेस्ट लीस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनेगा। चलिए इसका डोमेन और रेंज बताइए बच्चों। फिर वही रियल नंबर और रेंज इंटीजर। आप देखिए x की हर वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन है, तो डोमेन रियल नंबर हो गया, और रेंज इंटीजर है, प्लस इंटीजर भी है और माइनस इंटीजर भी है, नेगेटिव भी है प्लस भी। तो रेंज कितने होंगे बच्चों इसकी, जल्दी बोलो, इंटीजर। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नोट करिए बच्चों इसको। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट 5th नंबर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए नंबर, और इसका क्या नोटेशन है बच्चों, ये है कर्ली ब्रैकेट। देखिए 3 ब्रैकेट आपने पढ़े थे, क्या, स्क्वायर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, जिसको हम मिडिल ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो बच्चों क्या है ये, इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जल्दी से बोलिए, ये कर्ली ब्रैकेट से। और ये किसके इक्वल होता है बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए नंबर, इट इज x माइनस ग्रेटेस्ट x। यानी कि हम कह सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए नंबर is the non-negative difference between x and its greatest integer value। यानी कि between itself, x means between itself and its greatest integer value। क्लियर? non-negative value, non-negative। और इसकी जो रेंज है बच्चों वो क्या होती है, 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी। यानी कि x को जो भी मान हो वो वैल्यू आप देते चले जाइए, बार बार आपका कर्ली ब्रैकेट 0 या 0 से बड़ा और 1 से छोटा ही आएगा। ठीक, कैसे देखिए जल्दी से। यस, x इक्वल टू 1.2 पुट करिए, 1.2 यहां भी रखेंगे तो 1.2। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, 1.2 पे वैल्यू 1 देगा कि नहीं, तो 0.2 आया या नहीं आया बच्चों। चलिए वैल्यू 3 दीजिए, 3 माइनस 3, तो 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 देगा, वैल्यू 0 आई या नहीं आई। चलिए और दीजिए बच्चों, 5.9 दीजिए, 5.9 ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.9, तो ये 5.9 माइनस ये 5 होगा कि नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.9 को 5 ही तो बोलेंगे, तो ये 0.9 आया कि नहीं। अब माइनस में आइए, -2.3, तो -2.3, तो -2.3, अब यहाँ तो माइनस है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में -2.3 की वैल्यू -3 आएगी कि नहीं बच्चों, तो -2.3 और माइनस माइनस प्लस 3, तो अगेन 0.7 आया कि नहीं आया। यानी कि अगर x को आप नेगेटिव वैल्यू दोगे तो भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए नंबर पॉजिटिव आएगा, चाहे आप यहाँ x को फ्रैक्शन की बजाय इंटीजर वैल्यू दोगे नेगेटिव में, तो भी वैल्यू इसकी किसमें आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। उस केस में वैल्यू 0, जैसे जिसको आप -5 दे दो, तो -5 तो -5 और -5 ग्रेटेस्ट इंटीजर में -5 ही देगा कि नहीं, तो -5 + 5 आंसर 0 आया कि नहीं आया।
क्या कंक्लूजन निकला, बोलो जल्दी से। नंबर है उसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी आएगी। और बच्चों डेफिनेशन क्या है इसकी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए नंबर इज द नॉन नेगेटिव डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। बोलो जल्दी से, क्लियर है। तो चलिए अब इसको फाइनलाइज कर रहा हूं मैं। y इक्वल टू x, जिसको हम ऐसे लिखते हैं कि नहीं। तो चलिए देखिए क्या होगा, अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी 1 से छोटी, तो ये x माइनस 0 आया कि नहीं। अगर x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी 2 से छोटी, तो ये x माइनस 1 आएगा कि नहीं। भाई ये तो x है, इसको डिफाइन करते चलो। तो जब x 1 से ट्रू लेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। और देखिए x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी 3 से छोटी, x माइनस 2 आएगी। अब अगर निगेटिव में आए, लेस देन 0 ग्रेटर देन -1, तो जरा बच्चों देखना ये x प्लस 1 होगा कि नहीं। कैसे भाई, ये तो x सही है। अब ग्रेटेस्ट x -1 से 0 के बीच, ये वैल्यू -1 देगा और माइनस बाहर है, तो माइनस माइनस प्लस होगा कि नहीं। अब x की वैल्यू -1 से छोटी और -2 या उससे बड़ी, x प्लस 2 आएगा कि नहीं। इस ढंग से हम इसको रीडिफाइन करते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं आपको इसका ग्राफ बना के दिखा रहा हूं। चलिए साहब, क्या आएगा ग्राफ इसका, देखो बच्चों इधर। फिर वही इंटीजर पॉइंट रख लीजिए, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। और यहां पर हम जाएंगे सिर्फ 1 पर जाएंगे। तो जाएंगे साहब 1 पे, क्योंकि पाई की वैल्यू जो इस रेंज है वो 1 से छोटी है, 1 से बड़ी नहीं है। और 1 पे भी हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन बना देंगे, क्योंकि इससे ऊपर हमारा ग्राफ नहीं जाना। बोलो बच्चों, तो चलिए साहब देखिए अब। यस, पहला देखिए अब इधर, y इक्वल टू एक्स, कब, जब x की वैल्यू ये है। ठीक, बनाइए लाइन, y इक्वल टू एक्स, ये आएगी कि नहीं आएगी बच्चों, पूरी लाइन है। लेकिन मुझे कितनी लेनी है, मुझे लेनी है सिर्फ x की वैल्यू 0 से 1 के बीच, यानी कि 0 से 1 के बीच। तो भैया 1 के ऊपर की हटा दो और 0 के नीचे की हटा दो। समझ गए होंगे क्यों हटा दो, क्योंकि मुझे तो इस एरिया में चाहिए और x इंक्लूड नहीं है, और x पे भी ओपन सर्किल बना दो। बात समझ में आई कि नहीं होगी। नेक्स्ट, अब क्या होगा, दूसरी लाइन, y इक्वल टू एक्स माइनस 1, जब x की वैल्यू ये है, यानी कि इसी को मैं x माइनस वाई इक्वल टू 1 कह सकता हूं। प्लॉट करो इस लाइन को, y 0 करो, x की वैल्यू 1, x 0 करो, y की वैल्यू -1। अरे हाँ या ना, चलिए प्लॉट करिए। आएगी कि नहीं आएगी ये लाइन, अरे y इक्वल टू एक्स माइनस 1 यही तो आएगी। लेकिन ये ध्यान रखना, कब, जब x 1 और 2 के बीच है। भैया 1 और 2 के बीच तो यहाँ है, इसलिए 2 के आगे हटा दो और 1 के नीचे का हटा दो ये, और 2 पे ओपन सर्किल बना दो, क्योंकि 2 पे वैल्यू इंक्लूड नहीं है। अब इसी ढंग से आप जो है बनाते चले जाइए, आपका जो ग्राफ है वो ऐसे बनता चला जाएगा। ये दिस इज द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए नंबर। बोलो बच्चों, अब बता दीजिए तुरंत इसका भी डोमेन और रेंज की वैल्यू क्या होगी। व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज। बोलो बच्चों, तो डोमेन बच्चों इसका रियल नंबर है। कैसे है रियल नंबर, अरे यार एक्स की हर वैल्यू के लिए बाय डिफाइन है या नहीं, जो मन हो एक्स को वही रखिए। रेंज कितनी है, अभी 2 मिनट पहले बताई है ना, 0 से 1, 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी। मीन्स एक्स को चाहे पॉजिटिव रखो, चाहे निगेटिव रखो, चाहे ऐसा रखो, चाहे वैसा रखो, बार बार वाई की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी। बोलो बच्चों, तो देखिए
मुझे उम्मीद है, अब अगर मैं कहूं कि साहब हमने ये पांचों फंक्शन बहुत डिटेल में पढ़े हैं, मैं ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत डिटेल की अगर मैं बात करूं तो इन्हीं फंक्शन को हम कम से कम भी नहीं 5 दिन तक पढ़ते रहेंगे। 5 दिन तक ये 5 फंक्शन, इतनी डिटेल है। लेकिन हमें क्या करना है, अपना काम भी निकालना है और इनके बारे में नॉलेज भी गेन करनी है। तो इसलिए एक मिनिमम इनपुट में क्या मैक्सिमम आउटपुट इन फंक्शंस के लिए हो सकता था, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब इनसे रिलेटेड जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, जब हम कोई प्रॉब्लम करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन बच्चों एक ही बार मैं आपसे बार बार कहूंगा, चूंकि ये पांचों फंक्शन पूरे मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं फंसे मिलेंगे, इसलिए मेरी बार बार रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को आप बार बार देखिए, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये पांचों फंक्शन क्या है। क्लियर है बात? तो चलिए बच्चों, हैव ए गुड डे, और आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपको डालूंगा। थैंक यू।